अगर आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पर रहती है। कभी भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो इनकम टैक्स की नोटिस से अगर आपको बचना है तो ये जरूर जान लीजिए फिक्स डिपॉजिट की लिमिट क्या है, कितने की फिक्स डिपॉजिट आपको करनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। तो आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स डिपॉजिट को लेकर है। आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नई लिमिट जारी करी गई है नया इनकम टैक्स एक्ट, नए इनकम टैक्स रूल के तहत। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। कई लोग यहाँ पर लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना ही लाइक करते ना ही सब्सक्राइब करते। तो प्लीज उनसे निवेदन है, आप यहां पर लाइक करें वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों को कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं फिक्स डिपॉजिट के रिलेटेड इनकम टैक्स की नोटिस कैसे आपको आ सकती है, कितनी आपको करनी चाहिए फिक्स डिपॉजिट। सबसे पहले जानते हैं टॉपिक के बारे में। आज के वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक हमारे होने वाले हैं, आइए ये डिस्कस कर लेते हैं। कितनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो आप खुलवा सकते हैं पूरे साल में, मैक्सिमम कितने की एफडी जो है वो आप कर सकते हैं, इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है क्या ये आपका टैक्सेबल या टैक्स फ्री होता है, क्या लिमिट यहां पर दी गई है, अगर आप कैश डिपॉजिट करके बैंक में एफडी करते हैं क्या आपको इनकम टैक्स की स्क्रूटनी आ सकती है, एफडी करने पर क्या यहां पर लिमिट है, ऑनलाइन डिपॉजिट करने पर या ट्रांसफर अगर होता है उससे अगर आप एफडी करते हैं तो उसके लिए क्या लिमिट दी गई है, टीडीएस अगर आपका डिडक्ट होता है एफडी इंटरेस्ट पे तो उसके लिए क्या नियम दिए गए हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो ये इंटरेस्ट आपको रिफ्लेक्ट होता है 26AS, AIS, TIS, तो क्या क्या डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपको नोटिस जो है वो जारी कर सकता है फिक्स डिपॉजिट को लेकर, और इस नोटिस से अगर आपको बचना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये सारे टॉपिक आज के वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है नंबर ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कितने नंबर ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, क्या आप 1, 2, 3, 4, कितने फिक्स डिपॉजिट जो है एक बैंक में या मल्टीपल बैंक में आप कर सकते हैं, जिसके लिए यहां पर कहा गया कि एनी नंबर ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो आप खुलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर आप सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, कितने भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं खुलवाएं, कोई लीगल लिमिट नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई लिमिट यहां पर जारी नहीं करी गई है। एनी मैक्सिमम नंबर आप एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो बैंक में खुलवाए, पोस्ट ऑफिस में खुलवाए, एनबीएफसी में खुलवाए, वहां पर कोई भी कैपिंग जो है वो नहीं रखी गई है। यानी कितने नंबर ऑफ अकाउंट जो आप खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो 10 खुलवा सकते हैं, 20 अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बैंक के अंदर एफडी 10-10 एफडी कर सकते हैं, 20-20 एफडी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग बैंकों के अंदर आप चाहे 4 बैंकों के अंदर आप अलग अलग एफडी कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आपका देखता है, कभी भी कितने नंबर ऑफ एफडी आपने करी है उससे कोई मतलब नहीं होता। आपने 10 एफडी करवाई, 50 एफडी करवाई, इससे मतलब नहीं है। उन सभी एफडी का जितना भी ब्याज आ रहा है उससे सरकार को मतलब होता है कि कितना ब्याज आपने पूरे साल में कमाया है। तो कोई नियम नहीं दिया गया, ना ही इनकम टैक्स एक्ट में, ना ही बैंकिंग रूल के अंदर, जहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट करता हो नंबर ऑफ एफडी से। अच्छा, आप यहां पर चाहे तो मल्टीपल एफडी एक बैंक में खुलवा सकते हैं, या अलग अलग बैंकों के अंदर एफडी खुलवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में एफडी खुलवाना चाहते हैं तो भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनबीएफसी में खुलवा सकते हैं, खुद के नाम से एफडी खुलवा सकते हैं, ज्वाइंट अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ आप ज्वाइंटली यहां पर एफडी खुलवा सकते हैं, या अगर आपका बच्चा माइनर है तो एज ए गार्जियन उनके नाम से भी आप एफडी खुलवा सकते हैं। सभी यहां पर आपके लिए अलाउ रहता है। अच्छा, मल्टीपल एफडी ज्यादातर लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मिलता है। अलग अलग एफडी पर आपको अलग अलग रेट मिलता है। 1 साल की एफडी पर आपको थोड़ा कम मिलेगा, 2 साल की एफडी पर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 5 साल की एफडी आपकी टैक्स सेविंग एफडी होती है। तो मल्टीपल एफडी इसी वजह से कारणवश करवाई जाती है। तो इंटरेस्ट रेट अलग होता है, टेन्यूर अलग होता है, मैच्योरिटी अलग होती है। इसी के साथ फ्यूचर नीड्स को भी देखा जाता है कि भाई एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत होती है, मैरिज के लिए, तो रिटायरमेंट के लिए, तो कभी भी पैसे की अगर जरूरत होती है तो उस केस में कई बार शॉर्ट टर्म की एफडी होती है, कोई लॉन्ग टर्म की एफडी करवाता है। कई लोग जो है वो एक एफडी करने से बचते हैं, बड़ी एक एफडी करने से बचते हैं, ताकि इमरजेंसी में जो है छोटी मोटी एफडी करके, साल 2 साल की एफडी करके वो अपना पैसा लिक्विडेट कर दे। तो बेटर प्लानिंग एंड सेफ्टी के लिए ज्यादातर जो लोग हैं वो मल्टीपल एफडी करते हैं, जिसमें ना बैंक ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी रोकता है। आप कितनी भी एफडी करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम अमाउंट क्या है इनकम टैक्स के अंदर, कितने मैक्सिमम अमाउंट तक की एफडी आप करवा सकते हैं, क्या कोई लिमिट है? नहीं।
मैक्सिमम कितनी भी आप फिक्स डिपॉजिट जो है वो यहां पर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप करवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडियन बैंकिंग रूल्स के हिसाब से भी कोई लॉ नहीं बना गया जहां पर आपको मैक्सिमम अमाउंट को रेस्ट्रिक्शन किया जाए। आप चाहे तो 10 लाख की भी एफडी कर सकते हैं, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, इवन 100 करोड़ की भी एफडी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, कितने की भी आप एफडी करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सोर्स ऑफ मनी प्रॉपर होना चाहिए। आप कितनी भी अमाउंट की एफडी करवाएं, सोर्स प्रॉपर आपका होना चाहिए। आपका जो सोर्स है, आप जो एफडी करवा रहे हैं वो आपके इनकम से मैच होना चाहिए, आपका सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, प्रॉपर्ली आपको आईटीआर में इसको रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको आईटीआर में भी नहीं दिखा रहे, उसका सोर्स भी प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। इसी के साथ जो ब्याज आपको मिलता है वो भी आपका टैक्सेबल रहता है और उस पर भी आपको टैक्स प्रॉपर्ली देना होता है। हालांकि जितने की भी आप एफडी करवाते हैं इस पर इंश्योरेंस जो है वो डीआईजीसी के द्वारा दिया जाता है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है हर एक बैंक में, हर एक व्यक्ति को। ध्यान रखिएगा, ये जो 5 लाख का कैलकुलेशन है ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट जितने की भी एफडी करिए, मान लीजिए 10 लाख की एफडी करिए, प्लस इसमें 50,000 का अगर आपको ब्याज आ रहा है तो दोनों को मिलाकर 5 लाख का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। फिर चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, एफडी अकाउंट हो, आरडी अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, टोटल बैलेंस एक बैंक के अंदर जो आपका होगा, ना कि पर एफडी। ये पर एफडी लिमिट नहीं है 5 लाख की, ऐसा मतलब नहीं है कि आपने एक बैंक में 5 लाख की एफडी कर दी तो उसका पूरा का पूरा इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। अगर उस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बैलेंस पड़ा हुआ है, सभी को मिलाकर 5 लाख की लिमिट यहां पर रखी गई है। चाहे आपके डिफरेंट ब्रांच भी क्यों ना हो, एक बैंक के सभी को एक बैंक माना जाएगा। 5 लाख की लिमिट इसके अंदर कंसिडर करी जाएगी। इंश्योरेंस लिमिट जो है वो अलग अलग ब्रांच को लेकर जो है अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हर एक ब्रांच में एफडी कर दी तो हर एक ब्रांच में आपको जो है 5 लाख की लिमिट मिलेगी। लिमिट जो है वो पर बैंक के हिसाब से दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एफडी इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री होता है। आइए समझते हैं। इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट से ये आपका टैक्सेबल होता है, ये आपका टैक्स फ्री जो है वो नहीं होता, यानी एग्जाम नहीं होता। और इस इंटरेस्ट को आपको आईटीआर में डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो है वो आपके पहले टोटल इनकम में ऐड होगा, उसके बाद यहां पर टैक्स जो है वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से या तो न्यू रिजिम जो भी आप चुनते हैं या फिर ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। अगर आपका इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो वो जो इंटरेस्ट आपका होगा वो पूरा का पूरा माफ होगा, उस पर कोई भी टैक्स फिर आपको नहीं देना है। या 12 लाख तक अगर है पूरी टोटल इनकम प्लस ब्याज तो कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। अगर आप एफडी करवाते हैं जॉइंट अकाउंट में तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट होल्डर होगा उसके नाम से एफडी जो है वो टैक्सेबल मानी जाएगी, या फिर जिसका फंड होगा उसके नाम से यहां पर टैक्सेबल किया जाएगा। पैन जो है वो फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा और टीडीएस पैन होल्डर जो फर्स्ट होगा उसके पर काटा जाएगा। यानी आपके जो 26 एएस फर्स्ट होल्डर का होगा, यानी हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड के 26 एएस या एआईएस में वो एफडी अमाउंट या टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखें जो भी फर्स्ट होल्डर हो वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट करता हो तो उसके लिए फायदा रहेगा कि आईटीआर में वो फर्स्ट होल्डर अपनी आईटीआर में इनकम दिखाएगा, तो सेकंड होल्डर पर बर्डन नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपने एफडी जो है वो माइनर के अकाउंट में करवाई है तो एफडी इंटरेस्ट जो है वो कैसे टैक्सेबल किया जाएगा, तो एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा और क्लब जो है वो यहां पर गार्जियन के नाम से होगा, जो भी पेरेंट्स जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एग्जम्पशन भी मिल जाता है 1500 रुपए पर माइनर पर ईयर के हिसाब से, लेकिन यहां पर अगर मदर फादर दोनों में से जिसकी इनकम हायर है तो उस केस में उसकी इनकम में माइनर की इनकम जो है वो ऐड कर दी जाएगी। अच्छा, माइनर अगर मेजर हो जाता है 18 साल से क्रॉस हो जाता है तो उस केस में जो ब्याज है वो चिल्ड्रन के खुद के नाम पर जो है वो टैक्सेबल फिर किया जाएगा, फिर यहां पर गार्जियन के नाम से नहीं होगा। अच्छा, 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो डिडक्शन आपको 1.5 लाख का मिलता है एटीसी का, लेकिन ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलता है। और इंटरेस्ट की अगर बात करें तो एटीटीटी का आपको बेनिफिट मिल जाता है। एटीटीटी के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन है 50,000 रुपए का डिडक्शन आप ओल्ड रिजिम में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एफडी इंटरेस्ट छुपाते हैं तो इस केस में आपको इनकम टैक्स नोटिस जो है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं और फिर एफडी करते हैं तो क्या इस पे इंपैक्ट होगा, लिमिट क्या है, आइए समझते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप फिक्स डिपॉजिट जो है वो कैश डिपॉजिट से करते हैं, यानी कैश डिपॉजिट आपने क्या मान लीजिए 11/11/2025 को किया कैश डिपॉजिट 50 लाख, फिर आपने एफडी कर दी 12/12/2025 को और वो कर दी 50 लाख, तो ये अलाउेबल है। सिर्फ यहां पर ये जो कैश है इस कैश का जो सोर्स है वो जेन्युइन होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। अगर जो भी कैश डिपॉजिट आपने किया है ये आपकी इनकम से अगर मैच नहीं हुआ
तो उस केस में यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेजकर सवाल पूछ सकता है। अगर आपका जो कैश है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेबल है, सोर्स एक्सप्लेनेबल है, मान लीजिए आपका जो कैश है वो सैलरी से आया, बिजनेस इनकम से आया, सेविंग से आया, विड्रॉल से आया, या आपको गिफ्ट मिले रिलेटिव से, ध्यान रखिएगा रिलेटिव में 2 लाख से ज्यादा आपको कैश किसी भी व्यक्ति से नहीं लेना है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कैश जो है, कैश डिपॉजिट जो है वो अनएक्सप्लेनेबल रहा, तो उस केस में यहां पर आपकी अनएक्सप्लेन इनकम मान के 117% इस पर टैक्स लगाया जाएगा। 30% टैक्स, सरचार्ज 25%, 4% सेस और 200% पेनल्टी। ये 1 अप्रैल से जो है नियम लागू है और पुराने नियम के हिसाब से 78% तक आपको टैक्स लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कैश डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट है, दोनों यहां पर रिपोर्ट होगा। गलतफहमी होती है कि कैश डिपॉजिट करके एफडी कर दी तो सिर्फ एफडी रिपोर्टिंग होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है एफडी अलग से होगी रिपोर्टिंग, कैश भी आपका अलग से रिपोर्ट किया जाएगा। कैश डिपॉजिट आपका सेविंग अकाउंट में है, सिर्फ 10 लाख से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये तो आपका रिपोर्ट होगा। साथ में आपकी फिक्स डिपॉजिट भी जो है 10 लाख से ज्यादा हुई, ये भी रिपोर्ट होगी। ध्यान रखिएगा दोनों ट्रांजैक्शन यहां पर रिपोर्ट जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करे जाएंगे। एफडी अगर आप कर रहे हैं कैश से, इसका मतलब ये नहीं है कि कैश डिपॉजिट रिपोर्टिंग से आप बच जाएंगे। अथॉरिटीज ज्यादातर जो बैंक है वो कभी भी नेट नहीं करती, ना ही कोई कंबाइन करती है दोनों ट्रांजेक्शन को, तो दोनों ट्रांजेक्शन को सेपरेट माना जाएगा और यहां पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। फिर आपको प्रूव करना है कि इसका जो सोर्स है वो क्लियर है, प्रॉपर है और कैश से ही आपने एफडी करी है। तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको दोनों को प्रूव करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए आप ऑनलाइन से अगर एफडी करते हैं तो उसके इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन कैश से अगर करेंगे तो कैश को भी प्रूव करना है, साथ में यहां पर आपको एफडी को भी प्रूव करना पड़ जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन डिपॉजिट करके फिर एफडी करते हैं तो क्या होगा? ऑनलाइन डिपॉजिट आपने किया है, मनी ट्रांसफर अगर आपके अकाउंट में हुआ है, बैंक ट्रांसफर से, यूपीआई से, एनईएफटी से, चेक से, आरटीजीएस से, नेट बैंकिंग से, ध्यान रखिएगा इसके बाद अगर आप एफडी क्रिएट कर रहे हैं, नॉर्मली ये अलाउड है क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन होता है। तो यहां पर अगर आप एफडी करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नेचर ऑफ इनकम चेंज हो गया, जो भी पैसा आया है उसकी एक नेचर है वो कभी चेंज नहीं होगी, तो वहां पर कभी भी डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं होती है क्योंकि कभी ना कभी वो आपसे नेचर जो है, क्योंकि आप आईटीआर में दिखाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तो यहां पर आपका जो नेचर ऑफ इनकम है वो ट्रेसेबल रहता है, क्लियर रहता है, वहां पर दिक्कत नहीं होती। डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन एफडी करते हैं अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वहां पर आपको अलाउ करता है ऑनलाइन एफडी में। बस ध्यान रखिएगा आपकी ऑनलाइन एफडी जो है वो आपके इनकम से और सेविंग से मैच रहे, और अगर आपकी इनकम और सेविंग से अगर है तो इसमें कोई डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी? जब यहां पर आपने ऑनलाइन पैसा जो सोर्स है वो अनएक्सप्लेन रहा, आपको पता ही नहीं है पैसा किसने भेज दिया, वो अनएक्सप्लेन रहा, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेगा और यहां पर आपसे पूछेगा जो भी ऑनलाइन डिपॉजिट हुआ है ये आपकी डिक्लेयर इनकम से क्या मैच कर रहा है, एंड जो भी एफडी अमाउंट आपने किया है क्या ये रीजनेबल है एज पर योर इनकम। अगर ये दोनों चीजें सही है तो उस केस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन डिपॉजिट, एफडी, ये दोनों यहां पर रिपोर्ट होती है। एफडी तो रिपोर्ट होती है, ऑनलाइन डिपॉजिट कैसे रिपोर्ट होता है? जैसे आपकी सैलरी आई तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपकी सैलरी रिपोर्ट कर देता है। बिजनेस अगर हुआ तो जो भी खर्चा अगर आप देते हैं, खर्चे का पेमेंट करते हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी रिपोर्ट कर देता है। रेंट है तो टेनेंट रिपोर्ट कर देता है, इंटरेस्ट है तो बैंक, पोस्ट ऑफिस कई बार रिपोर्ट कर देता है। तो ऑनलाइन डिपॉजिट भी अगर आप करते हैं तो ये भी आपकी कई बार रिपोर्टिंग होती है। ऐसा ना समझे ऑनलाइन डिपॉजिट किया है, पैसा बैंक से आया है तो आपकी कभी भी रिपोर्टिंग नहीं होगी, आपकी फिर भी रिपोर्टिंग जो है वो थर्ड पार्टी कर सकता है। तो यहां पर आपके इनकम और टीडीएस अमाउंट जो वो 26A में रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है टीडीएस डिडक्ट होता है एफडी इंटरेस्ट पे, तो उसके लिए क्या लिमिट रखी गई है? बैंक हमेशा टीडीएस एफडी इंटरेस्ट पे डिडक्ट करता है, ना कि आपकी एफडी प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो 10 लाख की एफडी करवाई है उस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, इंटरेस्ट पोर्शन जो मिलता है आपको एफडी पे उस पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और वो भी ध्यान रखिएगा आपकी लिमिट से क्रॉस होता है तभी यहां पर टीडीएस डिडक्ट होता है। रेगुलर इंडिविजुअल 60 साल से कम है तो यहां पर 50,000 से ज्यादा का अगर ब्याज मिला है, मान लीजिए 60,000 का मिला तो 60,000 पे पूरा 10%, 6,000 का टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा एफडी इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा होगा तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस रेट है 10%, अगर आपके पास पैन है, पैन नहीं है तो 20% काटा जाएगा, और 26A में भी नहीं दिखेगा तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा टीडीएस यहाँ पर एक एडवांस टैक्स है, ना कि आपका फाइनल टैक्स। जो भी आपका एक्चुअल फाइनल टैक्स है वो डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम और स्लैब पे। हो सकता है आपका टीडीएस 10% कटाओ, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो 20% में भी आ सकता है, 30% में भी आ सकता है, तो इसको फाइनल ना समझे। टीडीएस डिटेल जो है वो आपके कहां दिखाई देते हैं? 26A, AIS और TIS के अंदर। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उस केस में आप फॉर्म 15G 121 फॉर्म हो गया नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 15H यानी 121 फॉर्म। ये फॉर्म अगर आप जमा करते हैं तो आपका टीडीएस कटने से बच जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई
और कोई भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। बैंक पोस्ट ऑफिस हमेशा यहाँ पर एफडी इंटरेस्ट जो वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, भले ही आपका 1 रुपए का ब्याज क्यों ना हो। तो आपका टीडीएस कटा है नहीं कटा इससे फर्क नहीं है, आपके एआईएस के अंदर पूरा का पूरा जो है ब्याज आपको दिखाई देगा ही देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एफडी इंटरेस्ट जो है वो आपके 26AS, एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा 26AS में क्योंकि टीडीएस डिडक्ट होता है तो ही आपका एफडी इंटरेस्ट दिखाई देगा। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो उस केस में एफडी इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर 26AS में कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, बैंक के नाम आएंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जितने पे भी टीडीएस कटा है, और अमाउंट ऑफ टीडीएस जो भी क्रेडिट हुआ आपके पैन पे, ये 3 डिटेल आपको रिफ्लेक्ट होगी। एआईएस की बात करें तो यहाँ पर एफडी इंटरेस्ट जो भी आपने अर्न किया है, भले ही यहाँ पर टीडीएस कटा है नहीं कटा है, बैंक का नाम टोटल एफडी इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट पिक्चर दिखाता है। तो यहाँ पर टीडीएस कटे ना कटे 1 रुपया भी है आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। टीआईएस की बात करें समरी व्यू देता है, टोटल एफडी इंटरेस्ट दिखाई देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको यूज करता है आपकी आईटीआर को कंपेयर करने के लिए। मिसमैच होता है तो सीधा आपको नोटिस जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपको आ सकती है फिक्स डिपॉजिट के केस में। ध्यान रखिएगा अगर आपका एफडी इंटरेस्ट है वो आप आईटीआर में नहीं दिखाते, लेकिन आपके एआईएस टीआईएस 26AS के अंदर ब्याज दिख रहा है तो इस केस में आपको नोटिस आ सकती है। एफडी इंटरेस्ट अगर आपके एक्चुअल अमाउंट से जो बैंक ने काटा है, जो बैंक ने आपको टीडीएस काट के जो इंटरेस्ट दिया है वो ज्यादा आ रहा है, आप आईटीआर में कम दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको नोटिस आ सकती है। लार्ज एफडी है लेकिन यहां पर आपकी इनकम से मैच नहीं कर रहा, 50 लाख की एफडी कर दी, इनकम दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए, नहीं चलेगा। मिसमैच अगर आपका होता है बैंक का डाटा या आईटीआर तो इस केस में भी आपको नोटिस आ सकती है। बैंक के सर्टिफिकेट के अंदर जो बैंक द्वारा जो टीडीएस या इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है वो ज्यादा दिया जा रहा है, आईटीआर में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अनएक्सप्लेन फंड अगर आप यूज कर रहे हैं एफडी के लिए, कैश या डिपॉजिट जो आपने सोर्स इसका क्लियर नहीं किया, तो इस केस में आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा नोटिस कभी भी एफडी ओपन करने पे नहीं आती, ना ही नोटिस आपको इंटरेस्ट कमाने पे आती है। एंट्रीज आपको तब आती है जब आप नॉन रिपोर्टिंग करते हैं या मिसमैच अगर आपकी इनकम होती है तो इस केस में आपको नोटिस आती है। इनकम टैक्स नोटिस फॉर एफडी कम्स मिसमैच के थ्रू आती है, नॉन डिस्क्लोजर अगर आपका है या अनएक्सप्लेन सोर्स है, तो इन 3 केस की वजह से ज्यादातर नोटिस आती है। अगर आपका ब्याज मिसमैच कर रहा है, आपकी इनकम मिसमैच कर रही है एफडी से, अगर आप इसको प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं करते, अनएक्सप्लेनेबल सोर्स है, तो इस केस में नोटिस आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहां पर आपसे पूछना पड़ता है कि आपने इसको इनकम में क्यों नहीं दिखाया, आपके पास सोर्स कहां है, पैसा कहां से आया है, तो सारी जानकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांगता है। अब फिक्स डिपॉजिट नोटिस को अगर बचना है, अवॉइड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखें एफडी इंटरेस्ट अपनी आईटीआर में प्रॉपर दिखाएं। डिपेंड ना रहे 26AS पे के टीडीएस की डिटेल आएगी तब हम अपने आईटीआर में दिखाएंगे, भले ही छोटा मोटा ब्याज क्यों ना हो, रीइन्वेस्टेड ब्याज हो, इसको भी आप प्रॉपर डिक्लेयर करें। हमेशा अपनी आईटीआर को 26AS, एआईएस, टीआईएस से मैच रखें, मिसमैच रहेगा तो नोटिस यहां पर आपको आ सकती है। एफडी इंटरेस्ट हमेशा यहां पर रिपोर्ट जो है वो आपकी आईटीआर से मैच होना चाहिए। तो आपका जो एफडी इंटरेस्ट रिपोर्ट होता है जो बैंक पोस्ट ऑफिस करती है, तो वो एआईएस में जो होता है वो आपका आईटीआर से एक बार मैच जरूर कर ले। एफडी इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट आपने किया है ये आपकी इनकम से मैच होना चाहिए। 10 लाख की इनकम है, 8 लाख की एफडी करिए, ये आपका मैच माना जाएगा। लेकिन 10 लाख की इनकम है और 50 लाख की एफडी करिए, ये मिसमैच हो सकता है। लार्ज एफडी करते हैं और लो इनकम डिक्लेयर करते हैं तो उसके इसमें यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है। हमेशा ध्यान रखें एक्सप्लेनेशन अपने पास रेडी रखें कि पैसा सेविंग का है, बिजनेस का है, सैलरी का है, पास्ट इनकम का है, या कोई चीजें बेची है, प्रॉपर्टी बेची है, उसका पैसा है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पर एफडी इंटरेस्ट हर साल करें, भले ही आपके एफडी का ब्याज जो है वो आपको मैच्योरिटी पर क्यों ना मिलता हो, आपकी एफडी क्यूमुलेटिव भी क्यों ना है, इंटरेस्ट आप सालाना दिखाएं। कभी भी अपना ब्याज अंडर रिपोर्ट ना करें, हाइड ना करें। अगर ये गलतियां नहीं करेंगे तो कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस आपको नहीं आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा 2 ही चीज है, जो भी ब्याज है उसको प्रॉपरली आईटीआर में दिखाएं, दूसरा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एफडी का वो आपका प्रॉपर सोर्स से होना चाहिए। अगर ये 2 सोर्स चीजें जो है वो सही है तो कभी भी इनकम टैक्स नोटिस से आपको डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।